नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाने हैं। सबकी निगाहें हैं कि 18 साल से जिस स्टेट में सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसका तख्ता पलट हो सकता है, या फिर ये कहें कि वहां पर क्या कांग्रेस इस बार सत्ता पर काबिज हो सकती है। बहुत दिनों तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन से नदारत रहे, लेकिन अब वो बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सबकी रैलियां और रोड शोज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, यानी कि पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने अपनी झोंक रखी है। और प्रधानमंत्री भी लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं और वहां पर मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी कि 100% गारंटी की बात वो लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस को लगातार वो कोस रहे हैं। 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को लगातार वो कोस रहे हैं। क्या इन सबके सहारे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है, या फिर 2018 में जैसे कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके बाद आपको पता है कि क्या कुछ करके सत्ता उसके मुंह से छीन ली गई थी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में वहां पर 15 महीने के बाद कामयाब रही थी। तो ये बताना जरूरी है कि 2018 में भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। तो क्या एक बार फिर से कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस को कामयाबी मिलने जा रही है। एक तरफ आप वो नैरेटिव देखते हैं जहां पर सांप्रदायिक एक ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है, जहां पर राम मंदिर की सियासत हो रही है, 370, 3 तलाक, पुलवामा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, बेरोजगारी की, युवाओं को रोजगार देने की, महंगाई की, फ्री सिलेंडर या उसी तरह की तमाम योजनाएं, किसानों को रोजगार दे, किसानों को और इसके साथ साथ महिलाओं को क्या कुछ दिया जाएगा, ये तमाम बातें लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। वो लफाजी नहीं कर रही, बल्कि वो ये बता रही है कि आप जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां आप देख लीजिए और देख कर ही, जांच परख कर ही हमें वोट करिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लगातार झूठ का सहारा लेते हुए मोदी की गारंटी, मतलब 100% गारंटी, मोदी जो कह देता है वो करता है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से जो कांग्रेस का नैरेटिव है उस पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ ने इसकी शिकायत की, दिग्विजय ने इसकी शिकायत की कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, दरअसल उसी की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और एंड इलेक्शन तक वो वेट करती रही और उसके बाद उसने वो तमाम योजनाओं की एक तरह से कॉपी की है, चाहे सिलेंडर की बात करें या फिर महिलाओं को नकद देने की बात करें, इस तरह की और दूसरी योजनाएं हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस की पिच पर खेलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और तमाम जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जो वीडियोस एक नहीं दो सामने आए हैं, जहां पर वो कई सौ करोड़ लेने की जो बातें वहां पर सामने आ रही हैं, क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका असर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के तौर पर देखने के लिए मिल सकता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है। भ्रष्टाचार पे चोट की बात बार बार करने वाले प्रधानमंत्री इन तमाम बातों को लेकर पूरी तरीके से खामोश है। हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ मेहमान और मध्य प्रदेश की सियासत को बखूबी जानने वाले, उसकी नस नस से मैं कह सकती हूँ वो वाकिफ हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राकेश पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। अभी मध्य प्रदेश की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? लगातार बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद है, रोड शो हो रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं और बड़ी तादाद में, खासतौर पर रोड शो में हमने देखा कि भीड़ उमड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री अपने उसी घिसे पिटे नैरेटिव पर हैं, वो हमने आज भी सुना उनको। और राहुल गांधी वही जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, ओबीसी और महिलाओं को जिस तरह से एक सर्टेन अमाउंट देने की बात, फ्री सिलेंडर की बात, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात कर रहे हैं। फिलहाल जनता का मूड आपको कैसे नजर आ रहा है? 1-2 दिन का ही वक्त बचा है बस। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के सुपुत्र की जो वीडियो आई उसमें एक अपडेट कर दूं आपको और हमारे दर्शकों को। अभी अभी कुछ देर पहले एक और वीडियो आया है और उस वीडियो में कनाडा में बैठा हुआ एक शख्स, पूरा 6.5 मिनट, 6 मिनट 17 सेकंड का वीडियो है बुशरा जी, आप देखिएगा।
हम आपको थोड़ी देर में भेज देंगे, वो वायरल हुआ है। उसमें बहुत डिटेल के साथ, प्रामाणिक सबूतों के साथ वो ये बता रहा है, वो शख्स जो भी है, उसने अपना नाम, पता, ठिकाना सब कुछ बताया है, अपने कनाडा के घर का पता भी बताया है उसने, और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों के साथ जो बातचीत चल रही है वो किस संदर्भ में है। वो कह रहा है कि कनाडा में अफीम और गांजा की खेती करने के लिए तोमर साहब के सुपुत्र उससे बात कर रहे थे। उसका यह भी कहना है उस शख्स का कि यह मामला 100-500 करोड़ का नहीं है, 10,000 करोड़ का मामला है। बहुत भूचाल आ गया उस वीडियो के आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में, यहां तक कि देश की राजनीति में। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा वीडियो किसी कांग्रेस नेता का या विपक्ष के किसी बड़े नेता के सुपुत्र का होता तो देश में क्या हो रहा होता है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हो, इसकी ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग जांच करें, लेकिन चूंकि वे सरकार में है तो अभी तक तो ऐसे कोई संकेत मिले नहीं है। लेकिन आज का वीडियो सचमुच में मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा को बहुत बुरी तरह से मथने का काम करेगा। उछल पुछल मच गई है इस वीडियो से, क्योंकि स्वयं नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, बहुत अहम जिम्मेदारी उनके पास है, वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के भविष्य के दावेदार हो सकते हैं। तो मेरा प्राथमिक कमेंट तो यह है कि अभी अभी 1 घंटे पहले जो वीडियो आया है उससे बड़ा भूचाल आएगा अभी चुनाव की बेला में, क्योंकि अब चुनाव प्रचार में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जो अब हम बात कर रहे हैं। शोर शराबे वाला प्रचार कल शाम को 7 बजे समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन बचेंगे घर घर जनसंपर्क के। अब आपने जिस माहौल की बात कही, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं को निजी फोन कर रहे हैं, पर्सनल कॉल करके उनसे जो भी आग्रह कर रहे हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंके है। राहुल गांधी का कल रोड शो भोपाल में हमने देखा, आज प्रधानमंत्री इंदौर में थे, कल प्रियंका गांधी, अभी मुझे एक मिली है खबर, कल प्रियंका गांधी ग्वालियर आने वाली हैं। अंतिम क्षणों के चुनाव में, चुनाव अभियान में जो भी ताकत लगाई जाती है उससे असर तो होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मतदाता के मानस के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो एक मामूली पत्रकार के नाते और एक नागरिक के नाते मैं अब तक ये समझ पाया हूं कि वोटर अपना मन बहुत दिन पहले बना चुका था। बुशरा जी, अब पिछले 2-3 दिनों की रैलियों, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, या कल बच्ची बचे एक दिन में जो कुछ कर लें लोग, उससे बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मानस, मतदाता का मानस सत्ता परिवर्तन का मानस है। वो एक बार बदलाव करना चाहता है और उस मूड को बदलने के लिए स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी सत्ता खोना नहीं चाहेगी। जैसे भी उसने हासिल की हो मार्च 2020 में, हम सब जानते हैं, तो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शिवराज सिंह चौहान का सपना, 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनाने का सपना, ब्रांड मोदी पर सवाल न लगे इसके लिए जीत की कोशिश है, वो सब होंगी। लेकिन मेरी अब तक की जो समझ है वो ये कहती है कि मध्य प्रदेश का वोटर अब अपना मन बदलने वाला है नहीं। जी बुशरा जी। तो आपको लग रहा है कि बदलाव की तरफ जा रहा है, और उसने बदलाव तो 2018 में भी दिखाया था, लेकिन आपको लग रहा है एक बार फिर से वो उसी बदलाव के मूड में है। वो जो हजारों घोषणाएं जो की गई वो सिर्फ घोषणाएं हुई, एक तरह से गप्पी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जो है वो छवि बनकर रह गई है। और चाहे वो लाडली योजना की बात करें, चाहे वो मामा की बात करें, लेकिन वो लग रहा है कि लोगों को इतने सालों में उन्होंने मामा बनाया है, उनके मामा तो नहीं बन पाए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें, चाहे आप कितनी भी राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, मोदी की गारंटी की बात करें, क्या आखिरी वक्त में ये तमाम चीजें कोई काम नहीं कर रही? आपको लग रहा है कि लोगों ने इस बार मूड बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन उन्हें चाहिए, वो चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि 2003 उन्हें याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार, जिसको लेके बार बार प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन 2018 में भी उन्होंने देखा 15 महीने जो भी उन्होंने शासन किया कमलनाथ में, उन्होंने कुछ काम करके दिखाए। तो आपको क्या लग रहा है फिलहाल, किस पर कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बुशरा, एक बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो घोषणा वीर की छवि बन गई है। जैसे आपने
आम बोलचाल की भाषा में गप्पी कह दिया है, लेकिन जो राजनीतिक शब्दावली है, राजनीति का जो मुहावरा है, उसमें शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर के रूप में जाने जाते हैं। पता नहीं कितनी 20,000 22,000 घोषणाएं हैं उनकी, जिनमें से कितनों पर अमल हुआ खुद सरकार को नहीं मालूम होगा। दूसरी बात आपने जो कही, उस मुहावरे को भी थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। उन्होंने मामू बनाया है, मामा नहीं। मामा तो वे चाहते हैं कहलाएं और कहलवाते हैं, लेकिन जो बंबईया फिल्मों का मुहावरा है वो मामू बनाना है, यानी किसी को मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना। तो जनता और विपक्ष लगातार ये महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जनता को अपनी अनंत घोषणाओं से मामू बनाकर रखा था इतने दिनों में, लेकिन अब परिवर्तन चाहिए। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का है, वे अपने घिसे पिटे फॉर्मूले पर आना चाहते हैं। उनका नरेटिव हिंदू मुसलमान है। कल प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वो कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र किया उन्होंने राजस्थान की। आज के अखबारों का शीर्षक वही है कि यहां पर ये नारे लगेंगे, वो गला काटने वाले। जबकि मध्य प्रदेश, बुशरा जी, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत नमूना है, शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक विभाजन कभी नहीं हुआ। किसी चुनाव में किसी पार्टी ने इस तरह की कोशिश, बीजेपी करती रही है, लेकिन आप जनसंघ के दौर से देख लीजिए अब तक, अगर जनसंघ या बीजेपी जनता पार्टी जीते भी हैं तो वे सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके नहीं जीते। या तो कांग्रेस की विफलताओं से जीते हैं, या बीजेपी का अपना संगठन, अपने नेताओं की मेहनत से। यहां हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत इंदौर उज्जैन में चल भी जाए तो वो भी चलने वाला नहीं है। न तो मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में है, न निर्णायक संख्या में है। और इस वक्त न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि मैं तो मानता हूं पूरा देश समाज के, जिंदगी के असली मुद्दों पर बात करना चाहता है। आपने पूछा असर होगा क्या, मैं इसके लिए सामने नजीर रखता हूं कर्नाटक की। कर्नाटक में पूरे 3 साल 4 साल बीजेपी हिजाब का मुद्दा लाती रही, पता नहीं क्या क्या स्कूल कॉलेजों तक के मुद्दे, लव जिहाद का मुद्दा। कौन सा ऐसा मुद्दा था जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की? स्वयं प्रधानमंत्री ने चलते कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर दी, बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से कर दी। अपील की प्रधानमंत्री ने वोट डालने से पहले जय बजरंगबली का नारा लगाएं। लोगों ने नारा लगाया, लेकिन बटन दबा दिया हाथ के पंजे पर। प्रधानमंत्री की सारी कोशिशों के बावजूद, हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद 30 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कर्नाटक में बीजेपी। ब्रांड मोदी नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, पाकिस्तान, लव जिहाद, 3 तलाक, कुछ भी नहीं चला, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर बात कर रही है। तो मध्य प्रदेश में भी ये कारीगरी, ये बाजीगरी चलने वाली नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है जनता है, मतदाता है, उसका मन है, वो हो सकता है प्रभावित हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। जी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस पूरे इलेक्शन में आप किस जगह खड़ा देख रहे हैं और कहां देख रहे हैं? क्योंकि एक थोड़ा सा डायलॉग जिसको मैं थोड़ा एडिट करके यहाँ पर कहूं कि जब भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया गया था, या जो उन्होंने धोखा दिया था, तो शायद उनको लग रहा होगा कि वो यहाँ पर आएंगे तो एक तरह से पूरी स्थिति जो है वो बदल जाएगी, शाबाशी मिलेगी, जनता उन्हें हाथों हाथ उठाएगी, और वो भारतीय जनता पार्टी की उस इलाके में तकदीर, तस्वीर बदल देंगे और उससे कुछ बड़ा होने जा रहा है। और फिर शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि जो उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल पाया वो शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगा। लेकिन वो तो पूरी तरीके से नदारद, गायब हैं, न पोस्टर्स में नजर आते हैं, न कहीं उस तरह की मीटिंग्स में भी आप ये देखें, रैलियों में भी देखें तो उनकी क्या हैसियत उस स्टेज पर भी नजर आती है, वो सबके सामने है। लेकिन अभी इन इलेक्शंस में कैसे देख रहे हैं आप उनकी स्थिति को? क्या उनको अपनी सीट बचाना भी आपको मुश्किल लग रहा है? अपने उस एरिया में भी क्या कुछ इज्जत बचा पाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए पहले ये कहना चाहूंगा कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उम्मीद के साथ आए होंगे, जो उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो कम से कम अभी आज की तारीख तक 17 नवंबर और 3 दिसंबर तक होता हुआ नहीं दिख रहा, पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। उनके आने से बीजेपी को फायदा हो सकता था। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि 2018 में जनादेश से ठुकराई गई सरकार, जनादेश से ठुकराई गई पार्टी फिर से सत्ता में आकर बैठ गई। इतना फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कर कमलों से कमल दल को मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उपचुनाव हुए,
बुशरा जी, ग्वालियर चंबल अंचल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रत्याशियों को चुनाव नहीं जिता सके। फायदा होना चाहिए था ना बीजेपी को बाई इलेक्शन में। ग्वालियर जिले की दोनों सीटें हार गई बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे प्रिय सहयोगी मन्नालाल गोयल, इमरती देवी चुनाव हार गए। भिंड में 2 में से 1 सीट हार गए, मुरैना में ज्यादातर सीटें हार गए, गुना शिवपुरी में हार गए। अब उसके बाद की दूसरी परीक्षा, एक देखा जाए तो वो लिटमस पेपर टेस्ट हो गया उपचुनाव कि महाराज आप तो बीजेपी में आ गए और उसके बावजूद बीजेपी नहीं जीती। यानी 2018 में जनता ने कांग्रेस को अगर ग्वालियर चंबल में 34 में से 26 सीटें दी थी तो उसका मानस वही था। और 2020 में भी उसने अपने उस मन को बनाए रखा। चूंकि उपचुनाव था, सरकार पूरी तरह लग जाती है तो स्वाभाविक है कि लोग जीत गए फिर से और सरकार बनी रह गई, बची रह गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महापौर का चुनाव हुआ, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। ग्वालियर के महापौर की कुर्सी 58 साल बाद कांग्रेस को मिली। जो महापौर ग्वालियर का पद माधवराव सिंधिया कांग्रेस की झोली में नहीं ला सके अपने जीते जी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस की झोली में आ गया। यानी सिंधिया मुक्त कांग्रेस, महल मुक्त कांग्रेस मजबूत हुई ग्वालियर चंबल में। मुरैना में मेयर का चुनाव कांग्रेस जीत गई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को कहां पाते हैं, इसकी असली परीक्षा 3 दिसंबर की दोपहर 2-3 बजे तक हो जाएगी। अगर चुनाव परिणाम ग्वालियर चंबल अंचल में माकूल नहीं रहे, उनके मुताबिक नहीं रहे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत कठिन है, डगर पनघट की हो जाएगी आने वाले अप्रैल मई 2024 के लिए। यद्यपि वे राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, वे जोखिम शायद नहीं उठाएं लोकसभा चुनाव लड़ने का 24 का, लेकिन जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह इस विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को उतार रहे हैं, 3 उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह आदेश क्यों नहीं दे सकते कि आप जाकर चुनाव लड़िए लोकसभा का, ग्वालियर से लड़िए, गुना शिवपुरी से लड़िए, आपके लायक 2 ही सीटें, इंदौर से लड़िए, उज्जैन से लड़िए, लेकिन आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा लोकसभा का। और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वाटरलू साबित होगा अगला लोकसभा चुनाव। यद्यपि एक प्राथमिक वाटरलू तो ये नवंबर ही होने जा रहा है। अगर ग्वालियर चंबल में उनके लोग चुनाव नहीं जीते, और जो इस वक्त स्थिति है उनके खाते के प्रत्याशियों की, उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं बुशरा साहिबा ग्वालियर में हूं 3-4 दिनों से, मैं लोगों से मिल रहा हूं, कार्यकर्ताओं, दोनों पार्टी के लोगों से मिल रहा हूं। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को निजी तौर पर पार्षदों तक, ब्लॉक स्तर के, मंडल स्तर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टेलीफोन लगाने पड़ रहे हैं। ये इससे पहले सिंधिया परिवार ने कभी नहीं किया। जो जातियों के समूह होते हैं, जो जैसा सोशल हमारी इक्वेशन है, ब्राह्मणों का समूह है, ठाकुरों के, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, जाटव हैं, गुर्जर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का और सिंधिया घराने का वो दौर था कि लोग तरसते थे कि महाराज की एक मीटिंग हमारे समुदाय के साथ हो जाए, हमारे वर्ग के साथ हो जाए। लोग अप्रोच करते थे कि महाराज अगली बार जब आ रहे हैं तो हमारे वर्ग विशेष की, ब्राह्मण महासभा की एक बैठक हम बुला लेते हैं, महाराज उसमें 5 मिनट को आ जाए। अब स्थिति ये है कि उनकी तरफ से, महल की तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने समाज की एक बैठक बुला लीजिए, महाराज उसमें आकर बात करना चाहते हैं प्रत्याशी के पक्ष में। और हो नहीं रही है बैठकें अब चलते चुनाव में। तो मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं। उनके भीतर वो बेचैनी होगी भविष्य को लेकर। वो 3 दिसंबर को मालूम होगा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ग्वालियर चंबल से अच्छी सीटें आती हैं, तो उसका श्रेय थोड़ा बहुत उनको भी मिल जाएगा। जी बुशरा जी, जिसकी आशंका ना के बराबर ही फिलहाल नजर आ रही है। जिस तरह से पूरे वहां से सर्वेस जो हो रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, और वो सिर्फ ये डिजिटल मीडिया के ही नहीं बल्कि जो सरकार समर्थित जो मीडिया है वो भी जो कर रहा है, वो भी तमाम यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव चाहती है जनता। लेकिन क्या राकेश जी, आपको ये लग रहा है कि जो ओबीसी का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, इन सबको लेकर भी लोग जो स्टेट इलेक्शन है उसमें लोग वोट कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपना वही कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे गालियां दी जाती हैं, देखिए मुझे इतनी गालियां दी जाती हैं, मुझे गाली देते हैं यानी कि पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रहे हैं, वो माफी भी नहीं मांगते हैं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि जाति कुछ होती नहीं, सिर्फ गरीब होती है,
दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, ये बताना वो नहीं भूलते बार बार। तो आपको लग रहा है जातिगत जनगणना, ओबीसी की बात, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि 53 में से सिर्फ एक ओबीसी सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश में, ये उन्होंने ये बात कही, तो इन तमाम चीजों का असर जनता में दिख रहा है? क्योंकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं हाथ उठाकर मुझे ये बताओ कि तुम में से कितने लोग बेरोजगार हैं, तो शोर मच जाता है पूरी रैली में। तो इससे ही अंदाजा होता है कि क्या हालत है युवाओं की, जो डिग्री प्राप्त युवा हैं उनकी क्या हालत है वहां पर। तो किन चीजों का असर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लोग इनको देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसकी जिसकी जनसंख्या जितनी उसकी उतनी भागीदारी होगी? क्या ये तमाम चीजें लोगों के जहन में घर कर रही हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि खास तौर पर हिंदुस्तान की नॉर्थ की जो जनता है वो इमोशनल मुद्दों पर आखिर में भटक जाती है, वो मजहब के मुद्दों पर आखिर में भटक जाती है, और शायद नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि आखिर में वो अपने इलेक्शन कैंपेन को तेज करके, कुछ उनको इस तरह की जीत हासिल हुई है, शायद मध्य प्रदेश में भी वो बाजी पलट सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वे अपनी हार भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की हार भूल गई, हिमाचल की हार भूल गई। पिछले 8-9 सालों में कम से कम 15-16 विधानसभा चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह जैसों के होते हुए, सब कुछ करने के बावजूद। लेकिन बुशरा साहिबा, आपने कभी सुना कि कर्नाटक की हार के बाद कोई बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कोई जिम्मेदारी तय हुई कि भाई इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है? और ये अब से शुरू हो चुका है। चुनाव अभियान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अखबारों में जो फुल पेज एड छप रहे हैं बीजेपी के, उसमें जेपी नड्डा साहब आ गए बीचों बीच में, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। यानी हार के लिए एक सिर चाहिए कि किसके सिर पर वो ठीकरा फोड़ा जाएगा, उसके लिए जगत प्रकाश नड्डा ढूंढ लिए गए हैं। जीते तो नरेंद्र मोदी की वजह से जीतेंगे, श्रेय उनको जाएगा, हार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो जहां तक जातिगत जनगणना, ओबीसी की जनगणना का प्रश्न है, राहुल गांधी या कांग्रेस ने यह मुद्दा बहुत सोच समझकर उठाया है। इसके दूरगामी असर हम 2024 में देखेंगे, लेकिन चलते चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में बिहार की ओबीसी जनगणना के आंकड़े सामने आ गए। राहुल गांधी बार बार अधिकारियों में, ब्यूरोक्रेसी में जो स्थिति है ओबीसी की, उसका जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये नैसर्गिक बात है कि सचमुच किसी समाज में जो लोग ज्यादा संख्या में हैं, क्या हमारे शासकीय और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका इतना हक है? क्या उन्हें उतनी हिस्सेदारी मिली हुई है? निश्चित तौर पर नहीं। और अगर नहीं तो यह अन्याय है। यह सामाजिक अन्याय तो दूर होना ही चाहिए, आज नहीं कल होगा। और मैं बार बार कह चुका हूं बुशरा जी, कई चैनल्स पर कह चुका हूं, आपके सामने भी दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कितने दिन भी ओबीसी जनगणना से मुंह फेर ले, एक ना एक दिन उसको भी इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है, वक्त की जरूरत है, समाज की सच्चाई है। इसका असर इस चुनाव में भी होता हुआ दिख रहा है। एक ओबीसी महासभा है हमारे मध्य प्रदेश में, उसने बाकायदा घोषित करके, कार्यक्रम करके कांग्रेस को समर्थन अपना दे दिया है। वोट कितने लोग देंगे, ठीक है, समाज की संस्थाएं होती हैं, ओबीसी महासभा है, तो जरूरी नहीं उन सब पदाधिकारियों के कहने से हर व्यक्ति वोट दे, लेकिन एक प्रतीक तो बनता है, एक नैरेटिव बनता है, सेट होता है कि एक समाज विशेष की, ओबीसी की जितने वर्ग हैं उनकी एक संस्था है ओबीसी महासभा, उसमें सब शामिल है जितने ओबीसी वर्ग हैं। उसने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो एक माहौल बनता है। बीजेपी को उसकी कार्ड ढूंढनी पड़ रही होगी, और वो 2-3 दिन पहले हुआ, अब तो चुनाव में, मतदान में टाइम भी कम बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस अब महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात कर रही है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी कितनी भी बात करते रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बीजेपी के नेता, रोज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि कांग्रेस सनातन को नष्ट करने पर उतारू है। मैं उसका असर जनता में नहीं देख पा रहा हूं। जनता में जनता में चर्चा भ्रष्टाचार की है। जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में बताया कि बिल्कुल 11th आवर में देखा जाए तो चुनाव बिल्कुल गटगटे पर है, मतदान में कुछ एक घंटे बाकी हैं। उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर के सीडी, उनके बेटे की 2 सीडी आ गई, तीसरी उस व्यक्ति की आ गई जो बात कर रहा है उस वीडियो में, वो कह रहा है मेरी आवाज, और आवाज मिल रही है, आप खुद देख लीजिएगा। तो मैं समझता हूं ये सारे कारण कर बीजेपी के लिए असुविधाजनक स्थिति बना रहे। जी जी बिल्कुल, और कांग्रेस इसको हाथों हाथ ले रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लगातार रैलियों से, जब से दूसरी वीडियो सामने आई है, राहुल गांधी रैलियों से भी इसको उठा रहे हैं।
और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके घरों तक पहुंचती है, कि सरकारें वहां तक पहुंचती है, लेकिन वो कभी नरेंद्र सिंह तोमर के या फिर उनके बेटे के घर तक नहीं पहुंचती। दो दो वीडियो सामने आई हैं और ये भी सवाल उठ रहा है इन वीडियो को रिलीज कौन कर रहा है, कौन है ये शख्स जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं। अब ये पता चलेगा कि आखिर ये शख्स क्यों ये वीडियोस इस तरह से रिलीज कर रहा है, क्यों उनसे वो बात कर रहे हैं, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन सवाल यही है कि जांच होगी तो कब होगी, कौन कराएगा? जी बुशरा, वो खुद जारी नहीं कर रहा। उसने ये कहा है कि मुझे पता है कौन लीक करता है, लेकिन है ये मेरा वीडियो। वो खुद जारी नहीं कर रहा। उसने तो खुद का वीडियो बनाकर जारी किया, बताया ये पूरा मामला है क्या। उसने कहा है 10,000 करोड़ का मामला है। और एक जो पार्सल का जिक्र था वीडियो में कि वो भाभी के नाम से पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर गया है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग, वो नरेंद्र सिंह तोमर के आवास का पता है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली। व्हाट्सएप की पूरी चैटिंग दिखा है, वो एक एक दिन की बिल्कुल स्क्रीनशॉट साफ दिखाई दे रहे हैं उसके मोबाइल। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर सचमुच सरकार इसकी जांच करे तो ये इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। पता नहीं इसमें कितने लोग कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, पर वही बात है जी, सैया भाई कोतवाल तो अंदर का करेगा। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है। और इसको लेकर जांच कौन कराएगा, इसको लेकर कोई बात ही नहीं की जा रही है। और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर इसका 1% भी किसी कांग्रेस के किसी लीडर का कुछ इसमें आ जाता या विपक्ष के किसी नेता का आ जाता तो हो हंगामा हो गया होता और 24 घंटे इसी पर डिबेट हो रही होती। भूचाल आ गया होता बुशरा जी। बिल्कुल। और अभी देखिए कि पूरी तरीके से एक सन्नाटा है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। और लेकिन एम चुनाव से पहले इस तरह की वीडियोस का सामने आना बहुत गंभीर सवाल उठाता है। और कांग्रेस इसको जिस तरह से ले रही है, गंभीरता से लोगों तक पहुंचा रही है, उसका असर होगा जरूर। क्योंकि लोग ये देखेंगे कि जिस भ्रष्टाचार की बात लगातार कांग्रेस पर जिसका इल्जाम लगाते हुए हमेशा हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नजर आते हैं। देखिए उनके पार्टी के नेता, और कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, कृषि मंत्री है वो, उनका बेटा है, कोई ऐसे वैसे किसी नेता की बात नहीं हो, तो ये बेहद गंभीर और हो जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि उनकी गारंटी है, उनकी गारंटी का मतलब 100% गारंटी, अब ये भी उन्होंने कांग्रेस से चुराया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की गारंटी, और हर चीज में आप एक तरह से चुराते हुए, कॉपी करते हुए ही नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी हर नैरेटिव को। और नैरेटिव इस बार गढ़ रही है कांग्रेस और उसकी कॉपी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ये भी पूरा शिफ्ट है जो अभी हमने कुछ महीनों में देखा है। तो अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है, फर्ज कीजिए इन तमाम राज्यों में और खासतौर में मध्य प्रदेश में जहां उनकी 18 साल से सरकार है, तो इसका सारा ठीकरा तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही फोड़ा जाएगा ना, उनके ऊपर ही फूटेगा, उन्हीं को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 2018 में भी ये तीनों राज्य जीती थी कांग्रेस, लेकिन 2018 में 2023 में राकेश जी क्या फर्क आप देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, ठीकरा फोड़ने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में किसी में नहीं है। 2018 में भी तीनों राज्य हारे थे, किसी ने क्यों नहीं किया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि मोदी और अमित शाह के होते हुए कैसे हार गए। कोई समीक्षा नहीं हुई, कोई कारण नहीं तलाशे गए। अब भी ऐसा नहीं होगा। कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद किसी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी ने इतना सब किया फिर कैसे हार गए? तो ठीकरा उनके सर कोई नहीं फोड़ सकेगा। ठीकरा हो सकता है शिवराज सिंह के सर फोड़ दिया जाए, जिनको इस चुनाव में किनारे लगा दिया गया, हाशिए पर लाकर उनको छोड़ दिया गया है। उनका नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, उनकी योजना को उल्लेख नहीं करते, इसके बावजूद हारेंगे। तो आप देख लीजिएगा मुख्य धारा का मीडिया शिवराज सिंह चौहान को खलनायक बना देगा। आपको एक मजेदार बात याद होगी बुशरा जी, जब कर्नाटक चुनाव की मतगणना हो रही थी, सुबह थोड़ी देर तक चैनलों के जो थंबनेल थे उसमें मोदी जी की फोटो लगी थी, और जैसे ही मतगणना में लगा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, वो जो चार्ट वगैरह बनते हैं, हमारे ग्राफिक्स हम लोग चैनलों में बनाते हैं, उन ग्राफिक्स में से मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई और नड्डा जी का प्रवेश हो गया। यही होगा 3 दिसंबर। जहां तक सवाल इस बात का है कि मोदी जी जिम्मेदार होंगे कि नहीं, मैं तो आज से ही कह देता हूं कि पिछली 31 चुनाव, विधानसभा चुनाव में से 16 चुनाव हारने का जिम्मेदार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव उनके नाम पर लड़ती है। मोदी गारंटी का आपने जिक्र किया, कर्नाटक से ये शब्द चला है, कर्नाटक में कांग्रेस ने गारंटी दी चीजों की, कांग्रेस की गारंटी, नरेंद्र मोदी ने अब मेरी गारंटी। पर प्रधानमंत्री कौन होता है? पार्टी की नीतियां होती हैं। मोदी गारंटी क्या होता है? गारंटी तो पार्टी की होगी, सरकार की होगी, नीतियों की होगी, लेकिन वे कह रहे हैं मोदी की गारंटी है।
चलिए वो भी ठीक है, राजनीति में सब चलता है। तो आप जब कर्नाटक में हारे थे तो मोदी गारंटी तो हारी थी। मोदी गारंटी को जनता नहीं सुन रही है, उसको उतना प्रतिसाद नहीं दे रही है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी तो ब्रांड मोदी ही है ना। तो ब्रांड मोदी अब पूरी तरह से दरक चुका है। 2018 से 23 में क्या अंतर आया, आपने ये पूछा। मैं मोटे तौर पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मानता हूं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उस प्रस्थान बिंदु से आगे चलकर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, एक दलित चेहरे का, एक परिपक्व राजनेता का, एक वरिष्ठतम राजनेता का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना। हमने आज की तस्वीर देखी कि पंडित नेहरू के श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय उनकी समाधि पर शांति वन में कांग्रेस अध्यक्ष आगे थे, सोनिया गांधी कतार में पीछे गई। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये नई कांग्रेस है जिसमें अध्यक्ष को पूरा अधिकार है, अध्यक्ष को ऑटोनॉमी है, उसको स्वायत्तता है। राहुल गांधी भी कह देते हैं मेरी ड्यूटी भी अध्यक्ष लगाएंगे, मुझे डिप्लॉय जहां करेंगे खड़गे जी मैं वहां जाऊं। तो ये जो परिवर्तन आपने पूछा है 2018 की कांग्रेस और 23 की कांग्रेस में फर्क यह है कि ये अब राहुल और खड़गे की कांग्रेस है। बीजेपी में फर्क यह है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में इतनी सारी विफलताएं, इतनी सारी नाकामियां जुड़ी हुई हैं कि वो अब डूबती हुई भाजपा दिखाई दे रही है, कांग्रेस उभरती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम नहीं जानते 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या हो, लेकिन जो भी चुनाव परिणाम होंगे वो 2024 की आधारशिला रखेंगे। अगर कांग्रेस 5 में से 3 राज्य भी जीतती है तो जो उनका गठबंधन है इंडिया नाम का, उसकी नेगोशिएशन की टेबल पर बैठते समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉलर ऊंचा होगा। वे ऐसे कॉलर रखकर बैठेंगे और बात करेंगे अपने सहयोगी दलों के साथ। और 2024 की तैयारी के लिए जब एनडीए गठबंधन दलों की बैठक होगी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का कॉलर और उनकी गर्दन नीची होगी। उन्हें अपने सहयोगियों को जवाब देना पड़ेगा कि लगातार एनडीए गठबंधन मोदी शाह के होते हुए क्यों हार रहा है, क्यों बीजेपी हार रही। गठबंधन तो उनके साथी बहुत सारे छोड़ चुके हैं, अकाली दल, शिवसेना, कितने तो एनडीए को छोड़ चुके हैं और इनका कुर्बा बढ़ता जा रहा है इंडिया गठबंधन का। तो फिलहाल मैं अभी इन 5 राज्यों के चुनावों को सत्ता के महासमर का सेमीफाइनल मानकर चल रहा हूं। 3 दिसंबर को पता चलेगा 2024 का ऊंट किस करवट बैठेगा। यद्यपि ये परिणाम सीधे 24 में रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। 2018 और 19 के परिणाम भी अलग रहे थे, फिर भी अब 19 जैसे परिणाम नहीं आएंगे। 2019 में जैसे तीनों हारकर भी बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया कर बैठी थी, वैसा अब नहीं होगा मुझे लगता। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है और जाहिर सी बात है ये जो बदलाव है ये साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और 5 राज्यों में क्या नतीजे आते हैं इससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ये 2018 से जो कंपेयर किया जाता है 2023 को, कि तब भी तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीती थी, लेकिन तब में और अब में फर्क यही है कि तब भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, राहुल गांधी का कद उस तरह से बड़ा नहीं था, लोगों के बीच में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह से नहीं हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा जो अध्यक्ष है कांग्रेस को वो नहीं मिला था, इंडिया गठबंधन नहीं बना था और नरेंद्र मोदी के खाते में इतनी सारी हार नहीं थी जो अब है। और जो एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो केंद्र की भी है, उसकी जो म्याद है वो भी बढ़ गई है, उसके जो साल हैं वो भी बढ़ गए हैं और अब वो थकावट, वो तमाम चीजें उनके भाषणों में, वो रिपीटेटिव चीजें, वो हर चीज जो है वो नजर आती है और कोई ताजगी नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि लोग एक तरह उनकी बातों से उबने लगे हैं, क्योंकि हर चीज की भी एक इंतहा होती है। अब उनको लगता है कि राम मंदिर जो शायद वो 2024 में जिसका कार्ड खेलते, उसको भी अब उन्होंने अभी से ही लॉन्च कर दिया है। तो देखना होगा कि अब 2024 के लिए उनके लिफाफे में क्या है, क्या खाली है जिस तरह से प्रियंका गांधी कहती है, या फिर जनता के लिए कुछ है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका कीमती वक्त देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। देखना होगा 3 दिसंबर को क्या होता है और 17 नवंबर को कितनी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश की जनता बाहर निकलती है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। नमस्कार।